हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास देखेंगे और क्या देखेंगे, संविधान में हिंदी भाषा देखेंगे और लेखक और उनकी रचनाएं, ये सब हम हिंदी साहित्य में देखेंगे। और उसके बाद में लास्ट हमारा लेक्चर रहेगा रचनाओं से संबंधित पुरस्कार, जिसमें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने हिंदी साहित्य के पहले लेक्चर की बिना किसी देरी किए। चलिए, तो ये हमारी हिंदी साहित्य की पहली क्लास है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भारत की कैसी भाषा, तो हिंदी भारत की एक राजभाषा है। भाषा कितने टाइप की होती हैं, तो भाषा होती है 3 टाइप की। एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब हम कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, जो देश की भाषा हो। ठीक है, तो हमारे देश की इस समय प्रेजेंट में कोई भाषा नहीं है, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज, खाली हमारी एक राजभाषा है जो है हिंदी। तो हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी, राष्ट्रभाषा है नहीं। और राज्य भाषा तो हर राज्य की अपनी अलग अलग होती है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, हम जानते हैं हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू है। ठीक है, तो हर राज्य की अपनी राजभाषा अलग है। तो हमारी जो देश की राजभाषा वो क्या है, तो हमारी है हिंदी, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हम बात कर लें, आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएँ बोली जाती है, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो कितनी भाषाएं बोली जाती है, 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा, तो हिंदी हो जाएगी हमारा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा। तो हिंदी किसकी हिस्सा है, तो हिंदी बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है। अगर हम भारत में भाषा परिवार की बात कर लें, तो भारत में भाषा परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। कौन कौन सा, एक है हमारा बहुरूपीय भाषा परिवार, एक हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार, एक ऑस्ट्रिक हो जाएगा, एक चीनी तिब्बती भाषा परिवार हो जाएगा। अगर हम बहुरूपीय परिवार भाषा की बात कर लें, तो 73% लोग भारतीय यही भाषा बोलते हैं। कौन कौन से आ जाती है इसके अंतर्गत, तो हिंदी भाषा आ जाती है इसमें, राजस्थानी आ जाती है, गुजराती, मराठी और बिहारी, ये सब इसी में आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम द्रविड़ भाषा की बात कर लें, यानी हमारा साउथ वाला जो पार्ट है, दक्षिण वाला, तो 25% भाषा हम जानते हैं कौन सी बोली जाती है, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। तो ये हमारी द्रविड़ के अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरी हमारी ऑस्ट्रिक हो जाएगी, ये बहुत कम बोली जाती है, 1.3%। दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के जब लोग इधर की तरफ आए थे, तभी इसका प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन ये अब कम बोली जाती है, ना के बराबर। और चीनी तिब्बती की बात कर लें, तो ये चीनी तिब्बती बॉर्डर पर देखने को मिलेगी और ज़्यादा कहीं देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 3000 से, भारत में नहीं सॉरी, दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। और हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कितने भाषा परिवार है, तो भारत में 4 हैं। कौन कौन से, बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और तिब्बती। बहुरूपीय में क्या आ जाएगी हमारी, बहुरूपीय में हमारी हिंदी आ जाएगी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी और बिहारी, ये सब इसी में आ जाएगी हमारी बहुरूपीय। यानी उत्तर भारत की भाषा बोल देते हैं बहुरूपीय को। ये मराठी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पहाड़ी होगा, यहाँ महाड़ी लिख गया है तो पहाड़ी कर लेना। ठीक है, द्रविड़ में कौन सी आ जाएगी हमारी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, ये हमारी द्रविड़ में आ जाएगी। क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा हिंदी भाषा जो परिवार है, हिंदी भाषा परिवार को 2 वर्गों में बांट दिया गया। 2 वर्गों में, एक तरफ अलग भाषा बांट दी गई, एक तरफ अलग भाषा, यानी एक को बोलते हैं शतम वर्ग, एक को बोलते हैं केतुम वर्ग। तो हिंदी भाषा परिवार को कितने भागों में बांट दिया, तो 2 भागों में। हमने अभी देखा भारत में भाषा परिवार पूछेगा तो 4, लेकिन हिंदी को 2 वर्गों में बांटा गया, एक तो शतम वर्ग में और केतुम वर्ग में। हिंदी भाषा परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया। शतम वर्ग में क्या आ जाएगा, अरमानी आ जाएगा। अरमानी बोली कहाँ बोली जाती है, तो अरमानी बोली जाती है अरमानिया में, अजरबैजान में और जॉर्जिया में अरमानी बोली जाती है। जबकि अल्बानी भाषा आ जाएगी शतम वर्ग में, जो कि कहाँ बोली जाती है, अल्बानिया में बोली जाती है। एक आ जाती है हमारी भारत ईरानी भाषा। और इधर केतुम वर्ग में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो इटैलिक हो जाती है, ग्रीक भाषा आ जाती है, एशिया आ जाती है, अन्य यूरोपीय भाषा आ जाती है,
जिसमें हम देख लेंगे फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, ये सभी केतुम वर्ग में आ जाती हैं। अगर हम भारत ईरानी भाषा परिवार की बात करें, जिसका मतलब हो जाता है भारत प्लस ईरानी, तो हम जानते हैं ईरान का एक ग्रंथ है जिंद अवस्था, जिसमें हमें संस्कृत के साक्ष्य मिलते हैं लिखे हुए सेम, जैसे हमारे संस्कृत में वैदिक लिखे हुए हैं, वैदिक यानी हमारे वेद जो लिखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही ईरान का एक ग्रंथ है जिंद अवस्था, उनमें भी सेम टू सेम संस्कृत जैसे देखने को लिखाई देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसी परिवार का हिस्सा क्या है? संस्कृत भाषा है। तो भारत ईरानी भाषा का ही क्या है? संस्कृत इसी परिवार का हिस्सा है। ठीक है। तो हमने क्या जाना? हिंदी भाषा परिवार को दो वर्गों में बांटा गया, एक में शतम वर्ग और दूसरे में केतुम वर्ग। शतम वर्ग में कौन सी आ जाएगी? अरमानी भाषा आ जाएगी, अल्बानी आ जाएगी और भारत ईरानी भाषा आ जाएगी। इधर कौन सी आ जाएगी केतुम वर्ग में? इटैलिक, ग्रीक और एशिया और अन्य यूरोपीय भाषा यहाँ आ जाएगी, फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मनी। हमने कहा अर्मेनी कहाँ बोली जाती है? तो आर्मेनिया में, अजरबैजान में और जॉर्जिया में ये हमारी अरमानी बोली जाती है। और अल्बानी कहाँ बोली जाती है? तो अल्बानिया में अल्बानी बोली जाती है। तो हमने कहा संस्कृत किसका हिस्सा? तो संस्कृत हो जाएगी भारत और ईरान का हिस्सा है। तो संस्कृत के हमें विदेशी ग्रंथ जो कि ईरानी का मैंने अभी बताया जिंद अवस्था, उसमें हमें संस्कृत के साक्ष्य मिलते हैं लिखे हुए। संस्कृत को तीन भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया सबसे पहले भारतीय आर्य भाषा, दूसरी दरद भाषा और तीसरी ईरानी भाषा। तो संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला बांट दिया गया भारतीय आर्य भाषा में बांट दिया गया, दूसरा दरद में बांट दिया और तीसरा ईरानी में बांट दिया। तो भारतीय आर्य भाषा कौन सी हो जाएगी अभी इसको हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं दरद कौन सी हो जाती है। दरद हो जाती है हमारी पंजाबी, डोंगरी, हिमाचली और कश्मीरी, ये हमारी हो जाती है दरद, दरद के अंतर्गत आ जाती है। और ईरानी में कौन कौन सी आ जाती हैं? जो हमारी उर्दू हुई, अरबी हुई, फ़ारसी हुई और दरी हुई, दारी और पश्तो हुई, ये सभी कहाँ आ जाती है? हमारी ईरानी में आ जाती है। तो हमने कहा संस्कृत को तीन भागों में बांट दिया, एक तो भारतीय भाषा, एक दरद, एक ईरानी। ठीक है। तो अभी भारतीय आर्य भाषा को भी हम जानेंगे। तो दरद में क्या क्या आ गई? पंजाबी, डोंगरी, हिमाचली, कश्मीरी। और ईरानी में क्या आ गई? उर्दू, अरबी, फारसी, दरी और पश्तो इसके अंतर्गत। हम नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय आर्य भाषा। तो हम भारतीय आर्य भाषा जो हमने कहा आगे देखेंगे। तो इसको तीन भागों में बांटा गया भारतीय आर्य भाषा को। कौन कौन सी? पहली बांटी गई है मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा बांटा गया मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा बांटा गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय की बात कर लें तो 2000 BC से 500 BC तक, यानी आज से लगा लें तो लगभग 4000 वर्ष पहले की बात चल रही है। अगर मध्यकाल का समय बांटें तो 500 BC से 1000 ईस्वी तक ये हो जाएगा। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देख ले तो 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय हो जाएगा। हम देख ले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विभाजन दो भागों में किया गया, एक तो वैदिक संस्कृत, एक किया गया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमें क्या देखेंगे? जो जितने भी हमारे वेद हैं वो किस में लिखे गए हैं? वैदिक जितने भी हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, जिनमें हम जानते हैं इसी वैदिक संस्कृत को हम छद्मांश भी कह देते हैं। तो वैदिक या छद्मांश भी कह देते हैं। छद्मांश का मतलब वेदों में छंदों का प्रयोग काफ़ी हद तक किया गया है। कब से कब तक इसका समय माना है वैदिक संस्कृत का? तो 2000 से 800 BC तक इसका समय माना गया है। उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो हमारी वैदिक संस्कृत थी उसमें स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 13। और हरदेव बाहरी के अनुसार कितनी बताई गई है? तो इनके अनुसार बताई गई है 14 स्वर बताए गए हैं। 14 स्वर किस प्रकार से एक्स्ट्रा बढ़े? एक तो देखो ये वाला री वाला इस तरीके से एक्स्ट्रा, एक लरा वाला और एक ये वाला। हमारे कितने होते हैं हिंदी में स्वर? तो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं 11। और यहाँ कितने बताए गए वैदिक संस्कृत में? उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 13 और हरदेव के अनुसार 14 स्वर बताए गए हैं। क्लियर हुआ? अब हम देख लेते हैं लौकिक संस्कृत की बात कर लें। इसका समय काल है 800 BC से लेकर 500 BC तक, यानी वैदिक संस्कृत का ही आगे चलकर और व्याख्यान करना, खुलकर लिखना, उसे हम लौकिक संस्कृत में कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया। एक हो जाएगा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली में कौन सी आ जाएगी? तो पाली भाषा हम कह लेंगे जब बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे तो वो पाली भाषा में दिए थे। शुरुआती जो भाषा अपनाई थी उन्होंने जो ग्रंथ लिखे तो वो पाली भाषा में लिखे। इसके बाद आती है प्राकृत, जब महावीर स्वामी जी वगैरह अपने
भाषा का जो प्रयोग करते हैं ग्रंथों में वो प्राकृत भाषा का। फिर इसके बाद में आती है फाइनल में अपभ्रंश। तो पाली का समय कब तक हो जाएगा, तो पाली का समय हो जाएगा 500 BC से लेकर 1 ईडी तक, जबकि प्राकृत का समय हो जाएगा 1 ईडी से लेकर 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का कितना हो जाएगा, तो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हमारी अपभ्रंश भाषा का समय हो जाएगा। पाली भाषा को क्या कहते हैं, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। प्रथम प्राकृत क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये प्राकृत से पहले आ गई थी, तो इसलिए इसको हम प्रथम प्राकृत भी कह देते हैं। और इसके बाद हमारी प्राकृत को हम क्या कहते हैं, द्वितीय प्राकृत कहते हैं, क्योंकि ये बाद में आई थी पाली का, इसलिए इसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं। और अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत भी कह देते हैं। हम पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश में कितने स्वर थे, तो अपभ्रंश में 8 स्वर थे, 3 लिंग थे और 4 काल थे। तो कितने काल थे, 4 कालों में बांटा गया था, 3 लिंग और 8 स्वर देखने को मिलते हैं अपभ्रंश में। क्लियर हुआ। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने भारतीय आर्य भाषा को सबसे पहले 3 भागों में डिवाइडेशन किया। सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इनका समय देखा 2000 BC से लेकर 500 BC तक, 500 BC से लेकर 1000 ईस्वी तक और 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक हमारी आर्य भाषा आ जाती है। हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में तोड़ा, एक वैदिक संस्कृत, एक हमने लौकिक संस्कृत में तोड़ दिया। वैदिक संस्कृत में आ जाएगा जिसमें हमारे वेद लिखे गए, जिसमें छंदों का प्रयोग किया गया, इसलिए हम वैदिक या छंदक भी कह देते हैं। वैदिक संस्कृत को क्या कहते हैं, वैदिक भी या छंदस भी कह देते हैं। इसके बाद हमने लौकिक संस्कृत जाना, यानी वैदिक का ही आगे का रूप हमारा लौकिक संस्कृत कहला देता है। फिर उदय नारायण और धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी, 13, और जबकि हरदेव के अनुसार कितनी थी, तो 14 स्वर माने गए थे। ठीक है, और हमारे हिंदी में कितने हैं, तो 11। फिर इसके बाद हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का बंटवारा देखा, इसे 3 भागों में बांटा गया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली जब बुद्ध जी ने पाली भाषा का सबसे प्रथम प्रयोग किया, तो इसलिए इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और उसके बाद है प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं। इसके बाद तीसरा ही अपभ्रंश, जिसे हम बोलते हैं तृतीय प्राकृत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। अगर हम बात कर लें पाली में, तो पाली में कितने स्वर थे, तो पाली में कच्छायन के अनुसार 8 स्वर हैं, 3 लिंग हैं, 3 वाच्य और 2 वचन हैं। तो कच्छायन के अनुसार कितने स्वर हैं, 8 स्वर, 3 लिंग और 3 वाच्य और 2 वचन। जबकि अगर हम प्राकृत की बात कर लें, इसे साहित्य प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत को हम क्या कहते हैं, साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, यानी हेमचंद को क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि। पाणिनि हम जानते हैं कि जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण किया था, पाणिनि कहा जाता है उन्हें। इसके बाद जो भी सुधार करता है व्याकरण को लेकर, उन्हें हम पाणिनि की संज्ञा दे देते हैं। तो हेमचंद को क्या कहा जाता है, तो प्राकृत के पाणिनि कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला अभट्ट हो जाएगा, तीसरा मध्यकालीन हिंदी हो जाएगा और आधुनिक हिंदी हो जाएगा। अगर हम अभट्ट को बोलें, तो अभट्ट को हम प्राचीन हिंदी ही बोल देते हैं। इसका समय काल कब तक हो जाएगा, तो 1000 से लेके 1400 ईस्वी तक। और मध्यकालीन हिंदी का कब से कब तक हो जाएगा, तो 1400 से लेके 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक का कब तक हो जाएगा, तो 1850 से लेके अब तक हो जाएगा। आधुनिक हिंदी के समय ही गुजराती, बांग्ला, मराठी और असमिया का भी जन्म हुआ। क्लियर हुआ। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया शुरू से लेकर अब तक। तो सबसे पहले हमने जाना हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भारत की एक राजभाषा है। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इसके बाद हमने जाना भारत हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी भारोपीय का मतलब भारत प्लस यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। भारत को मैंने देखा भाषा को कितने परिवार में बांटा गया, तो भारत में भाषा परिवारों को 4 में बांटा गया, 4 भाषा परिवारों में बांटा गया। कौन कौन सी, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इसके बाद हमने देखा हिंदी भाषा परिवार के 2 वर्गों में बांटा गया। हिंदी भाषा को कितने में, 2 वर्गों में, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। फिर हमने इसमें भाषा जानी कौन सी आ जाती है, अरमानी आ जाती है। इसके बाद अल्बानी आ जाती है। फिर भारत और ईरानी आ जाती है। और भारत और ईरानी किसका, इसी परिवार का हिस्सा कौन सी हो जाती है, संस्कृत भाषा हो जाती है। क्लियर हुआ। और संस्कृत को हमने कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में, भारतीय आर्य भाषा, दरद
और ईरानी। द्रद में हमने क्या क्या देखा? द्रद में हमें देखने को मिलेगा पंजाबी, डोगरी और हिमाचली और कश्मीरी। हमने सबसे पहले संस्कृत का उपयोग कहाँ देखा? वेदों में। वेदों के बाद संस्कृत बदल जाती है, लौकिक हो जाती है, फिर उसके बाद वही बदलकर पाली में हो जाती है। पाली से फिर प्राकृत देखते हैं हम। प्राकृत से फिर हमने क्या देखा था? अपभ्रंश देखा। अपभ्रंश के बाद हमने क्या देखा? अभट्ट देखी। अभट्ट के बाद हमने हिंदी देखी। तो देखो ये हमारा हिंदी भाषा का समय काल है। तो संस्कृत से लेके यानी वैदिक से लेके लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट और लास्ट में फाइनली हिंदी के रूप में हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हमने क्या जाना? फिर हमने जाना भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन आर्य भाषा में हमने देखा 2000 BC से 500 BC तक, और 500 BC से 1000 AD तक, और 1000 AD से लेकर वर्तमान तक आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक के बाद हमने प्राचीन को 2 भागों में बांटा, एक तो वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हमने कहा वैदिक या छंदस भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें वैद्यों छंदों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए छंदस भी कहते हैं। उदय नारायण और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक में कितने स्वर? 13। हरदेव के अनुसार 14 स्वर माने गए हैं। अगर हम मध्यकालीन आर्य भाषा की बात कर लें तो पाली आती है, इसके बाद लौकिक के बाद, फिर इसके बाद पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का उद्भव होता है। क्लियर? तो हमने कहा था पाली को हम क्या बोलते हैं? प्रथम प्राकृत बोलते हैं, जबकि प्राकृत को क्या कहते हैं? हम प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत बोल देते हैं और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत बोल देते हैं। तो हमने जाना था, तो अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? 8 स्वर हैं, 3 लिंग हैं और 4 काल हैं। जबकि हमने पाली में कितने जाने थे? तो पाली में हमने देखे थे 8 स्वर, 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन। किसके अनुसार है? तो हमने देखा था कच्चायन के अनुसार। इसके बाद हमने देखा प्राकृत जो है हमारी, प्राकृत को हम क्या कहते हैं? साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, यानी इस समय साहित्यों की रचना हुई। तो हेमचंद को प्राकृत का, यानी हेमचंद को प्राकृत का क्या कह देते हैं? पाणिनि कह देते हैं। इसके बाद हमारी आधुनिक आर्य भाषा हुई। तो आधुनिक आर्य भाषा को हम कल जानेंगे, आज हम इनका समय काल देख लेते हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है इसको हमने जाना, जैसे पहले प्रारंभ में अभट्ट आई, इसके बाद अभट्ट के बाद मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। जब आधुनिक हिंदी का विकास हुआ उसी समय गुजराती, बांग्ला, मराठी और असमिया का विकास हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम आधुनिक आर्य भाषा के बारे में जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करे बिना तो कुछ आएगा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।